राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल का पार्ट 15। टॉपिक है यहाँ पे संगुणन एवं वियोजन। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे संगुणन एवं वियोजन से जुड़े कुछ प्रमुख सूत्र। तो सबसे पहले देखेंगे संगुणन किसे कहते हैं। जब छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़ा कण का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संगुणन। और वियोजन किसे कहते हैं, जब कोई बड़ा कण अपने अवयवी कणों में टूट जाता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन। और संगुणन के लिए वाट ऑफ गुणांक जिसको हम सूचित करते हैं आई, तो उसका मान 1 से कम होता है। और वियोजन के लिए वाट ऑफ गुणांक यानी आई का मान 1 से अधिक होता है। और हम संगुणन को सूचित करते हैं x से और वियोजन को सूचित करते हैं हम अल्फा से। तो चलिए देखते हैं संगुणन एवं वियोजन से जुड़े कुछ प्रमुख सूत्र। चलिए संगुणन एवं वियोजन से जुड़े कुछ प्रमुख सूत्र देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल पीरो कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें। और आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल का हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करें तो उसके लिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है संगुणन। तो संगुणन किसे कहते हो, तो यह छोटे छोटे कणों के आपस में मिलकर एक बड़ा कण बनाने की प्रक्रिया होती है जिसकी मात्रा को x अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसके लिए वाट ऑफ गुणक का मान 1 से कम होता है। यानी संगुणन के लिए वाट ऑफ गुणक का जो मान होता है वो 1 से कम होता है। अब देखते हैं वियोजन। तो वियोजन यह किसी विलेय पदार्थ के अपने जलीय विलयन में विघटित होने की प्रक्रिया होती है जिसकी मात्रा को अल्फा अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। यानी हम संगुणन को सूचित करेंगे x अक्षर द्वारा और वियोजन को सूचित करेंगे अल्फा अक्षर द्वारा। इसके लिए वाट ऑफ गुणक का जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है। संगुणन के लिए 1 से कम होता है और वियोजन के लिए 1 से अधिक होता है। किंतु जब, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, किंतु जब वाट ऑफ गुणक का मान 1 के बराबर हो, अर्थात जब आई बराबर, वाट ऑफ गुणक को सूचित करते हैं हम आई से, तो आई बराबर 1 हो तो विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है जब आई का मान 1 हो तो संगुणन या वियोजन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब तीसरा है वाट ऑफ गुणक यानी आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान जिसको सूचित किया गया है m नॉट से। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, जो वैसा अणुभार जो हमें पता है। जैसे मान लीजिए जल का अणुभार होता है 18 ग्राम प्रति मोल, तो ये हमें पता होता है कि जल का अणुभार 18 होता है। और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जिसको हम सूचित करते हैं m से, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या है, जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन में जल का अणुभार निकालते हैं, वहां पे 18 से कम या 18 से ज्यादा आ गया तो वो होगा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, उसको हम बोलेंगे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। और जल का अणुभार 18 होता है ये हमें पता होता है, उसे बोलेंगे सामान्य मोलर द्रव्यमान। तो वाट ऑफ गुणांक आई बराबर हो गया सामान्य मोलर द्रव्यमान बाई प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, यानी आई बराबर हो गया m नॉट बाई m। वाट ऑफ गुणांक आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बाई प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान के अलावा भी आई का यानी वाट ऑफ गुणांक का और भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखिए, अथवा आई बराबर संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या, यानी संगुणन या वियोजन के बाद यानी पश्चात कणों की संख्या अभिक्रिया होने के बाद, और संगुणन या वियोजन के पूर्व यानी पहले कणों की संख्या। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा संयोजन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बाई संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। अथवा उसके अलावा भी आई का और फॉर्मूला होता है, अथवा आई बराबर अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान बाई अनुसंख्यक गुणधर्म का समान या सैद्धांतिक मान। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अनुसंख्यक गुणधर्म यहाँ पे प्राशन दाब मान लिए, तो जैसे आई बराबर हो जाएगा प्रेक्षित प्राशन दाब बाई सामान्य प्राशन दाब। तो प्रेक्षित प्राशन दाब को हम मान लिया, यहाँ पे आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पाई, और सामान्य प्राशन दाब इसको हम सूत्र पाई नॉट। तो सूत्र हो गया आई बराबर पाई बाई पाई नॉट। चलिए इसके आगे भी देखते हैं। चलिए 4 नंबर से देखते हैं। तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर, तो पाई माइनस पाई नॉट बाई पाई नॉट, तथा अल्फा बराबर होता है आई माइनस 1 बाई n माइनस 1। किंतु जब वियोजन के फलस्वरूप इन अल्फा पर प्राप्त हो तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर पाई माइनस पाई नॉट बाई पाई नॉट इंटू n माइनस 1। यानी कहने का मतलब है वियोजन के फलस्वरूप
यानी मान लीजिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl दिया हुआ है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, यानी सोडियम क्लोराइड को तोड़े तो यहाँ पे जो कणों की संख्या हो गया कितना हो गया, 2 हो गया, यानी इसमें n का मान कितना हुआ, 2, क्योंकि Na प्लस है और एक Cl माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 2। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड की जगह पे Ab दिया हुआ है, इसमें हम तोड़ेंगे तो इसमें n का मान जो होगा वो 2 होगा। अगर वहीं पे Ab2 दिया हुआ है, अगर Ab2 दिया हुआ है तो इसमें n बराबर 3 हो जाएगा, यानी AB क्या हो जाएगा, n बराबर 2, यानी कहने का मतलब ये जब कोई पदार्थ AB प्रकार का हो तो उसमें वियोजन की संख्या क्या हो जाएगा, 2। अगर कोई पदार्थ AB2 प्रकार का हो तो उसमें वियोजन की संख्या यानी n बराबर हो जाएगा 3। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है CaCl2, तो ये किस प्रकार का है, AB2 प्रकार का, तो इसमें वियोजन की संख्या यानी n बराबर हो जाएगा, सॉरी वियोजित कणों की संख्या n बराबर हो जाएगा 3। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है MgCl2, तो ये किस प्रकार का है, ये Ab2 प्रकार का है, तो इसमें वियोजित कणों की संख्या जो हो जाएगा वो n बराबर क्या हो जाएगा, 3। जैसे मान लीजिए किसी विलयन में एक बात यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जब विलयन में डाइमर का निर्माण होगा तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 2। अब देखेंगे चूंकि प्राचलन दाब मोलर द्रव्यमानकीय व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ π/π0 बराबर m0/m, इसलिए वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर m0 माइनस m/m इंटू n-1। 5 नंबर है संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा x बराबर, तो i माइनस 1/n-1 अथवा x बराबर π-π0/π इंटू 1/n-1 अथवा x बराबर m0 माइनस m/m इंटू 1/n-1। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है, तो बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन केजी मोल निर्भर से हो और वह विलयन द्वितीयक यानी डाइमर का निर्माण करता है, तो अम्ल का संगुणन कितना प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन में निकालना है अम्ल का संगुणन कितना प्रतिशत होगा, यानी संगुणन की प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि विलयन में विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो जो पदार्थ विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो होता है विलायक, और जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है वो होता है विलेय। तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल है वो 2 ग्राम है और यहाँ पे बेंजीन है वो 25 ग्राम है, यानी यहाँ पे जो विलायक है वो बेंजीन है और विलय है वो बेंजोइक अम्ल है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि, तो लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि विलय बेंजोइक अम्ल का दिया गया भार, तो दिया गया भार यहाँ पे 2 ग्राम और विलय बेंजोइक अम्ल का अणुभार हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे मान लिए हैं m ग्राम प्रति मोल माना, यानी कहने का मतलब हम फिर से मान लिए क्या m ग्राम प्रति मोल। उसके बाद लिखेंगे विलायक, विलायक यानी बेंजीन का दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान यहाँ पे 25 ग्राम बेंजीन है तो 25 ग्राम, तो यहाँ पे जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया हुआ है, तो केजी बदलने के हमको 1000 से भाग देना होगा क्योंकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 25/1000 केजी। उसके बाद लिखेंगे इसलिए सूत्र मोल बराबर दिया गया भार बाई अणुभार से। लिखेंगे यहाँ विलेय के मोलों की संख्या बराबर, लिखेंगे यहाँ विलेय के मोलों की संख्या बराबर, तो दिया गया भार यहाँ पे 2 ग्राम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और अणुभार हम खुद से माने हैं m ग्राम प्रति मोल, तो लिखेंगे 2 बार m, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/m मोल। उसके बाद लिखेंगे अब सूत्र मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक का द्रव्यमान जो कि केजी में होता है, तो लिखेंगे अब सूत्र लिखेंगे यहाँ मोललता बराबर, मोललता को हम सूत्र करते हैं छोटा m से, तो मोललता m बराबर, तो
विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या निकाले हैं तो आया है 2/m मोल, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/m, और विलायक का द्रव्यमान केजी में बदले हैं तो आया है 25/1000 केजी, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/1000। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2/, तो यहाँ मोलता m बराबर, तो विलय के मोलों की संख्या आया था, विलय के मोलों की संख्या यहाँ पे निकाले हैं तो आया है 2/m मोल, तो यहाँ पे लिखे 2/m, और विलायक का द्रव्यमान केजी बदले तो आया 25/1000 केजी, तो यहाँ पे हो गया 25/1000 बराबर। अब देखिए तो 2/m गुनी 1000/25, 25 से 1000 कट गया 40 बार में, तो यहाँ पे 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80, तो यहाँ 80/m, यानी यहाँ पे मोलता m बराबर आ गया 80/m। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे डेल्टा टी बराबर kf इंटू m से लिखेंगे, क्योंकि दिया है कि हिमांक का अवनमन डेल्टा टी है बराबर 1.62 केल्विन तथा मोलल अवनमन स्थिरांक kf बराबर 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इसलिए सूत्र डेल्टा टी बराबर होता है kf इंटू m से। तो ये फॉर्मूला से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजोइक अम्ल का अणुभार यानी m का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ डेल्टा टी एफ का मान दिया हुआ है 1.62 केल्विन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.62 बराबर केफ यानी मोलल अवनमन स्थिरांक केफ का मान दिया हुआ है 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.9, और m है मोललता जिसका मान आया है 80/m, तो यहाँ पे लिखेंगे 80/m। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 162/100 बराबर 4.9 है, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 49/10 गुणे 80/m, या m बराबर 49 गुणे 80/10 गुणे बराबर की तरफ क्या है 162/100, तो बराबर इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 100/162, 0 से 0 कट जाएगा। अब उसके बाद 162 कटाएंगे 2 से तो हो जाएगा 81, और 80 कटाएंगे तो हो जाएगा 40, या m बराबर, तो अब यहाँ पे 40 में 10 से गुना करेंगे तो 400, 400 में यहाँ पे 49 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 19,600/81, या m बराबर भाग देंगे 81 में 19,600 से, तो 81 से भाग देंगे 19,600 में तो आएगा 241.97 ग्राम प्रति मोल लिखेंगे, या m बराबर तो यह है 241.97 ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ पे हम पूरे पूरा मान सकते हैं 242, तो लिखेंगे 242 ग्राम प्रति मोल लगभग, यानी यहाँ पे विलय बेंजोइक अम्ल का अणुभार हम m माने थे जिसका मान निकाले तो आया 242 ग्राम प्रति मोल लगभग। अब उसके बाद लिखेंगे किंतु बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल का अणुसूत्र होता है C6H5COOH, किंतु बेंजोइक अम्ल यानी C6H5COOH का सामान्य मोलर द्रव्यमान, तो ये सामान्य मोलर द्रव्यमान है, तो सामान्य मोलर द्रव्यमान को हम सूत्र करते हैं m नॉट से, तो m नॉट बराबर, और ये जो m है वो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जो हम क्वेश्चन में निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, और जो हमें पता होता है जो हमें पता होता है कितना ही होगा तो उसको हम बोलते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान, जिसको हम सूत्र करते हैं m नॉट से, तो m बराबर हो जाएगा m नॉट बराबर यहाँ पे C6 यानी कार्बन की संख्या 6 है, और एक यहाँ पे भी कार्बन है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या हो गया 7, तो लिखेंगे 7 गुणे कार्बन का परमाणु भार प्लस, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भी 6 है क्योंकि यहाँ पे H5 है और एक यहाँ पे H, टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर
7 गुने, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 7 गुने हो जाएगा 12 प्लस 6 गुने, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस 2 गुने, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 तो हो जाएगा 2 गुने 16। अब 12 में 7 से गुना करेंगे तो 84 प्लस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 प्लस 16 में 2 से गुना करेंगे तो 1। देखेंगे चूंकि विलयन में द्वितीय यानी डाइमर का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 2, तो n बराबर 2 क्योंकि यहाँ पे विलयन द्वितीय यानी डाइमर का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे n का मान जो हो जाएगा वो 2 होगा। तो इसलिए सूत्र x बराबर m नॉट माइनस m बाई m इंटू 1 बाई n माइनस 1 से, तो लिखेंगे यहाँ समगुणन x बराबर यहाँ पे निकाले हैं तो आया है 122 ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ पे लिखेंगे 122 माइनस m का मान है 242, तो यहाँ पे लिखेंगे 242। उसके बाद फिर m का मान भरना है, तो m का मान 242 गुणे 1 बाई n, तो n का यहाँ पे मान होगा 2, तो 1 बाई 2 माइनस 1। उसके बाद लिखेंगे या x बराबर, तो 122 माइनस 242 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 120 और यहाँ पे हो जाएगा 242 गुणे, यहाँ पे 1 बाई 2 माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 2 में से गुना करेंगे तो 2 बाई 1 माइनस 2 बाई 2 या x बराबर माइनस 120 बाई 242 गुणे हो जाएगा माइनस x बराबर, तो माइनस 120 गुणे 2 बाई, और यहाँ पे 242 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 242, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 से घटाएंगे तो आ जाएगा क्या x बराबर 120 बाई 121, यानी यहाँ पे संगुणन की मात्रा x बराबर आ गया 120 बाई 121। अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए संगुणन की प्रतिशत मात्रा, तो प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा 120 बाई 121 गुणे 100%। यहाँ पे 120 बाई 121 गुणे 100% इसलिए हो गया किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 100 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 में हम 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12,000 बाई 121%। अब 121 से 12,000 में भाग देंगे तो आएगा 99% लगभग, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम संगुणन की प्रतिशत मात्रा निकाले तो आ गया 99% लगभग, यही आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1.06 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व वाले एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH के 0.6 मिलीलीटर को 1 लीटर जल में घोला गया है। इस सांद्रता के लिए हिमांक में अनमन 0.205 केल्विन प्रेक्षित किया गया है। इस अम्ल के लिए वाट ऑफ गुणक एवं वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में निकालना है वाट ऑफ गुणक एवं वियोजन स्थिरांक का मान, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट कि एसिटिक अम्ल का घनत्व बराबर, तो एसिटिक अम्ल का घनत्व दिया हुआ है 1.06 ग्राम प्रति मिलीलीटर, तो इसलिए एसिटिक अम्ल का घनत्व आ गया 1.06 ग्राम प्रति मिलीलीटर, तथा आयतन बराबर, आयतन दिया हुआ है 0.6 मिलीलीटर, तो आयतन 0.6 मिलीलीटर। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है और यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं सूत्र द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन से,
तो यहाँ पे ये द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन से सबसे पहले हम यहाँ पे विलेय यानी एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, घनत्व की जगह पे रखेंगे 1.06 और आयतन की जगह पे रखेंगे 0.6 ग्राम। अब 1.06 में और 0.6 से गुना करेंगे तो आएगा 0.636 ग्राम। अब उसके बाद लिखेंगे एसिटिक अम्ल का अणु भार तथा एसिटिक अम्ल का, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है 2, तो लिखेंगे 2 गुने कार्बन का परमाणु भार प्लस, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है और एक यहाँ पे 4 है, यानी टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो लिखेंगे 4 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो लिखेंगे 2 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर 2 गुने कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 2 गुने 12 प्लस 4 गुने हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 गुने 1 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32। अब इन तीनों को 24 प्लस 4 प्लस 32 करेंगे तो आएगा 60 ग्राम प्रति मोल। अब लिखेंगे यहाँ पे विलायक जो है वो जल है और विलेय है जो एसिटिक अम्ल है, तो लिखेंगे विलायक जल का दिया गया भार, विलायक यानी जल का दिया गया भार बराबर 1 kg, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1 kg लगभग, तो इसलिए यहाँ पे लीटर में दिया हुआ तो हम क्या कर लिए 1 kg ले लिए। उसके बाद लिखेंगे सूत्र मोल बराबर, तो मोल बराबर होता है दिया गया भार भाई अणु भार से, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र यहाँ विलेय के मोलों की संख्या बराबर, तो दिया गया भार आ गया है 0.636 ग्राम, तो यहाँ पे दिया गया भार की जगह पे रखेंगे 0.636 और यहाँ पे अणु भार निकाले हैं तो आया है 60 ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मोल। अब उसके बाद सूत्र लिखेंगे मोललता बराबर, तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक का द्रव्यमान जो कि केजी में होता है, तो लिखेंगे अब सूत्र, तो सूत्र मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक का द्रव्यमान जो कि केजी में होता है, तो लिखेंगे यहाँ मोललता m बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या निकाले हैं तो आया है 0.636 बाई 60 मोल, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.636 बाई 60 और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान केजी में है कितना 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब उसके बाद यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 636 बाई 1000 गुने 60 बाई 1 बराबर 636 बाई 1000 गुने 60, यानी यहाँ पे मोललता m बराबर आ गया 636 बाई 1000 गुने 60। अब उसके बाद लिखेंगे ये पुनः दिया है कि जल के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जल के लिए केफ का मान होता है 1.86, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः दिया है कि जल के लिए केफ बराबर 1.86 तथा हिमांक में अनवन डेल्टा टीएफ बराबर, तो क्वेश्चन में यहाँ पे छूट गया है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0205 केल्विन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे 0 का भी छूट गया था, तो इसलिए तथा हिमांक में अनवन डेल्टा टी बराबर रखेंगे 0.0205 केल्विन, तो इसलिए सूत्र डेल्टा टी बराबर हिमांक में अनवन रहेगा तो सूत्र भरेंगे डेल्टा टी बराबर केफ इंटू एम से, लेकिन यहाँ पे 1 टर्म ऑफ गुणक कह देगा तो वहां पे सिर्फ हम आई जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बराबर आई इंटू केफ इंटू एम से। लिखेंगे यहाँ
डेल्टा टीएफ की जगह पे क्या रखेंगे 0.0205 केल्विन। तो यहाँ पे रखेंगे 0.0205 बराबर आई गुने केएफ की जगह पे क्या रखेंगे 1.86 और एम यानी मोलकता की जगह पे रखेंगे 636 बाई 1000 गुने 60 गुने 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 636 बाई 1000 गुने 60 1 भी नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे या दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 205 बाई 10,000 बराबर आई गुने दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 186 बाई 100 गुने 636 बाई 1000 गुने 60 या 205 बाई 10,000 गुने 100 गुने 1000 गुने 60 बाई 186 गुने 636 बराबर आई। अब यहाँ के 0 से कटाएंगे तो ये 3 0 इससे कट जाएगा और ये 1 0 इससे कट जाएगा। अब 6 से कटाएंगे 636 पे 8 हो जाएगा 106। अब फिर 106 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 53 और ये 100 हो जाएगा 50। अब फिर उसके बाद 2 से 50 को घटाएंगे तो हो जाएगा 25 और ये 186 है तो ये हो जाएगा 93। या अब यहाँ पे 205 में 25 से गुना करेंगे तो आएगा 5125 बाई और 93 में 53 से गुना करेंगे तो आएगा 4929 बराबर आई। 29 से भाग देंगे 5125 में तो आएगा 1.039 या आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1.040 लगभग बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1.40 1.040 लगभग आया तो यहाँ पे लिख दिए 1.04 यानी आई बराबर यहाँ पे हो गया 1.04। क्योंकि एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH के वियोजन के फलस्वरूप यानी कहने का मतलब जब CH3COOH को हम आयन में तोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा CH3COOH यानी एसिटेट अम्ल तथा हाइड्रोजन आयन अर्थात CH3COOH को हम यहाँ पे तोड़ेंगे, इसको बोलते हैं उभयगामी अभिक्रिया। तो यहाँ पे CH3COOH यानी एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन बनेगा। फिर अगर इसका ये उभयगामी अभिक्रिया का मतलब वो होता है एसिटेट आयन से, यानी यहाँ पे एसिटिक जो अम्ल है वो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन अम्ल का निर्माण करता है। लेकिन ये ऐसे दिया हुआ है ये उभयगामी अभिक्रिया है तो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलके एसिटिक अम्ल भी बना सकते हैं। तो वियोजन के पूर्व यहाँ पे जो मोल है वो 1 है और वियोजन के पूर्व यानी यहाँ पे 0 दोनों का मोल 0 है। अब देखेंगे वियोजन के बाद, तो वियोजन के बाद यहाँ पे x बन गया तो 1 माइनस यहाँ पे वियोजन के बाद एक 1 है तो हो जाएगा 1 माइनस x और ये सब x में बना। तो उसके बाद देखेंगे वियोजन के बाद मोलों की संख्या, तो 1 माइनस यहाँ पे दिए हुए 1 माइनस x प्लस x प्लस x तो x कट जाएगा तो यहाँ पे वियोजन के बाद मोलों की संख्या आ जाएगा 1 प्लस x। उसके देखिए वियोजन के बाद मोलों की संख्या 1 प्लस x आया तो वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या लिखेंगे। पूर्व मोलों की संख्या बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1। यहाँ पे दिया हुआ है 1 और यहाँ पे 0 और तो 0 तो इसलिए यहाँ पे हो गया 1 प्लस 0 बराबर 1। अब लिखेंगे इसलिए सूत्र वन ऑफ गुणक बराबर वियोजन के बाद मोलों की संख्या बाय वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या से। तो सूत्र होता है वाट ऑफ गुणक आई बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या बाय वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। लेकिन यहाँ पे वियोजन के बाद मोलों की संख्या लिखी है क्योंकि हम मोल से कणों की संख्या निकाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ आई बराबर आई का मान दिया हुआ है 1.04 तो यहाँ पे लिखेंगे 1.04 बराबर वियोजन के बाद मोलों की संख्या। तो वियोजन के बाद मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या है 1 प्लस x तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस x और वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या आया है 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1.04 गुणे 1 बराबर 1 प्लस x या 1.04 बराबर 1 प्लस x
या 1.04 माइनस 1 बराबर x, या 0.04 बराबर x, या x बराबर 0.04 लिखे हैं। चूंकि यहाँ वियोजन स्थिरांक, तो वियोजन स्थिरांक यहाँ पे k इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे एसिटिक अम्ल था तो एसिड हो गया, अगर यहाँ पे भस्म होता तो बेस के भी हो जाता। तो यहाँ पे सूत्र होता है वियोजन स्थिरांक बराबर प्रतिफल का सांद्रण बाई अभिकारक का सांद्रण। तो यहाँ पे प्रतिफल यहाँ पे दो है, एक एसिटेट अम्ल है और एक हाइड्रोजन एसिटेट आयन है और एक हाइड्रोजन आयन है, और अभिकारक यहाँ पे एसिटिक अम्ल। तो इसलिए यहाँ पे हो गया k बराबर एसिटेट आयन का सांद्रण गुणे हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बाई एसिटिक अम्ल का सांद्रण। तो यहाँ पे वियोजन के बाद यहाँ पे एसिटेट आयन का सांद्रण है x, मोलों की संख्या यहाँ पे x और हाइड्रोजन आयन का भी x है, तो इसलिए यहाँ पे रखे हैं x गुणे x, और यहाँ पे CH3COOH यानी अभिकारक यहाँ पे मोलों के मोल है 1 माइनस x, तो इसलिए यहाँ पे भरेंगे 1 माइनस x। अब लिखेंगे बराबर, तो x का मान यहाँ पे है 0.04, तो लिखेंगे 0.04 गुणे 0.04 1 माइनस 0.04, तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 4/100 गुणे 4/100। और फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस 0.04 है, तो 1 में से 0.04 माइनस करेंगे तो आएगा 0.96, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16/10,000 भाई यहाँ पे हो जाएगा दशमलव हटाएंगे तो 96/100 बराबर 16/10,000 गुणे 100/96। ये दोनों जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कटाएंगे तो 6 बार में, तो यहाँ पे आ गया 16/10,000 गुणे 100/96। तो ये दो जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 16 से 96 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे या k बराबर हो जाएगा 1/600। 0.0166 आते रहेगा, तो लिखेंगे जी या k बराबर 1.66 गुने 10 की पावर -3। यहाँ पे दशमलव यहाँ पे दाएं से हम बाईं की ओर लेकर जाएंगे, 1 2 तो 3 अंक के बाद घसकाएं तो यहाँ पे 10 की पावर -3 से गुना करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे k बराबर आ गया 1.66 गुने 10 की पावर -3, यही आंसर होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।